नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जानेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका यात्रा और मार्को रूबियो से होने वाली अहम मीटिंग के एजेंडे के बारे में। साथ ही बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिकी रणनीति और अफगानिस्तान की क्या प्रतिक्रिया रही। इसके अलावा पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में क्या क्या अहम मुद्दों पर चर्चा की। बिहार चुनाव में क्या है जीतन राम मांझी की राजनीति। इसके साथ ही एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले में लगातार दूसरी बार भारत ने जीत दर्ज की। नई जीएसटी 2.0 के लागू होने से आम और महंगी वस्तुओं पर क्या होगा असर, और डीपीडीपी कानून और ऑनलाइन गेमिंग नियमों की जानकारी देंगे। पाकिस्तान में नागरिकों पर हवाई हमले की घटना, हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह किससे कर रहे हैं शादी। इसके साथ ही जानेंगे कि भारत में कहां देखने को मिले भूकंप के झटके। इन सभी मुद्दों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भारत अमेरिका रिश्तों में पिछले कुछ महीनों से खटास रही है। कभी टैरिफ पर टकराव तो कभी H1B वीजा की सख्ती। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका दौरे पर हैं। जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से इस साल की तीसरी मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि एजेंडे में 3 बड़े मुद्दे रहेंगे। टैरिफ और ट्रेड डील। ट्रंप सरकार ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए, जिससे टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी और केमिकल्स जैसे सेक्टर प्रभावित हुए। H1B वीजा ये भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बेहद अहम है और दोनों देशों के टैलेंट व टेक्नोलॉजी रिश्तों से जुड़ा है। रूस से तेल खरीद। अमेरिका इस पर आपत्ति जताता रहा है और इसका असर व्यापार वार्ता पर पड़ा है। भारत और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे के लिए रणनीतिक साझेदार हैं। टैरिफ की खींचतान और वीजा पॉलिसी की अनिश्चितता से दोनों देशों का ही नुकसान है। अगर जयशंकर रूबियो की बातचीत से ठोस सहमति बनती है तो ये न सिर्फ कारोबारी रिश्तों बल्कि आम भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए भी राहत की बात होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बगराम एयरबेस को लेकर सख्त रुख दिखा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी कि अगर अफगानिस्तान ये एयरबेस अमेरिका को वापस नहीं देता तो बहुत बुरा होगा। बगराम एयरबेस 9/11 हमलों के बाद से अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा ठिकाना रहा है और 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान के कब्जे में चला गया। काबुल से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित ये एयरबेस चीन की सीमा के पास होने की वजह से अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। तालिबान और अफगान अधिकारियों ने ट्रंप की टिप्पणी को खारिज कर दिया है और साफ कहा है कि वे विदेशी सैन्य उपस्थिति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अफगानिस्तान सरकार का कहना है कि दोनों देशों को सैन्य दबाव के बजाय आर्थिक और राजनीतिक सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। वहीं ट्रंप लंबे समय से बाइडेन प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने सेना हटाकर अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना गंवा दिया। बगराम एयरबेस की लड़ाई सिर्फ अफगानिस्तान की राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि अमेरिका, चीन, रूस की शक्ति संतुलन की जंग से भी जुड़ा हुआ है। ट्रंप का बयान बताता है कि अमेरिकी राजनीति में चीन को घेरने की सोच कितनी गहरी है। लेकिन अगर अमेरिका इस मुद्दे पर दबाव बनाता है तो अफगानिस्तान में फिर से अस्थिरता बढ़ सकती है और एक बार फिर ये देश वैश्विक भू राजनीति का शिकार बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 21 सितंबर 2025 को राष्ट्र के नाम संबोधन में जीएसटी और टैक्स सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नए जीएसटी रिफॉर्म्स गरीबों, लघु मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए डबल प्रॉफिट साबित होंगे। पीएम मोदी ने इसे अगली पीढ़ी के सुधार करार देते हुए कहा कि इससे कारोबार आसान होगा, निवेशक आकर्षित होंगे और सभी राज्यों की भागीदारी से देश के विकास की गति तेज होगी। संदेश में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाने की भी अपील की। उनका कहना था कि जीएसटी की दरें घटने से एमएसएमई सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने राज्य सरकारों से विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करने का आग्रह किया। मोदी ने कहा कि अगर राज्य और केंद्र मिलकर काम करें तो देश की तस्वीर बदल सकती है। भारत ने 2017 में एक देश एक कर एक बाजार के विजन के साथ जीएसटी लागू किया था। इससे पहले हर राज्य का अलग टैक्स सिस्टम था, जिससे कारोबार करना कठिन था। अब 4 टैक्स स्लैब है, 5, 12, 18 और 28% में टैक्स लगाया जाता है। कुछ लग्जरी वस्तुओं और सिगरेट जैसी चीजों पर अतिरिक्त टैक्स भी है। हालांकि जीएसटी को देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा गया, लेकिन कई लोगों ने इसकी जटिलता और अलग अलग दरों की आलोचना भी की है। मोदी का ये संदेश राज्यों को जिम्मेदारी लेने और सहयोग की दिशा में एक राजनीतिक संकेत है। जीएसटी सुधार अगर वास्तव में सरल और प्रभावी बनते हैं तो ये कारोबार और निवेश दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन जब तक राज्यों और केंद्र के बीच भरोसा और तालमेल नहीं बढ़ता, तब तक देश की तस्वीर बदलने वाली बात केवल नारा ही रह सकती है।
पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सहरसा में अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के केवल 4 विधायक हैं, इसलिए सदन में उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। मांझी ने लक्ष्य रखा कि 2025 में उनकी पार्टी से कम 20 विधायक जीते ताकि गरीबों और वंचितों के लिए अधूरी योजनाओं को पूरा कराया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि भूमिहीनों को जमीन बांटने की उनकी योजना को अधूरा छोड़ दिया गया। साथ ही उन्होंने आवास योजनाओं में केवल 1 कमरे के प्रावधान पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर परिवार को कम से कम 2 कमरों वाला घर, शौचालय और बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए। मांझी ने आरजेडी की सभा में प्रधानमंत्री की मां को गाली देने की घटना की निंदा की और कहा कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। सीट बंटवारे पर उन्होंने साफ किया कि एनडीए में कोई विवाद नहीं है और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उनका ये संदेश उनकी राजनीतिक रणनीति, अधूरी योजनाओं और आने वाले चुनावी लक्ष्य की झलक देता है। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की धड़क 2 अब ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। ये फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब 26 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। शाजिया इकबाल के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक ड्रामा में सिद्धांत और तृप्ति के अलावा जाकिर हुसैन, सौरभ सचदेवा और दीक्षा जोशी जैसे कलाकार भी नजर आए। करीब 40 करोड़ रुपए के बजट में बनी धड़क 2 बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई। भारत में इसने 22.45 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 31.5 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे ये फ्लॉप साबित हुई। वर्क फ्रंट पर सिद्धांत चतुर्वेदी दिल का दरवाजा खोलना में नजर आएंगे, वहीं तृप्ति डिमरी शाहिद कपूर के साथ ओ रोमियो, फरवरी 2026 और प्रभास की स्पिरिट जैसी बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहेंगी। भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को 8 दिन के भीतर दूसरी बार हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान के 58 रनों की मदद से 20 ओवर में 171 रन बनाए। जवाब में भारत ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के 105 रनों की शतकीय साझेदारी के दम पर 18.5 ओवर में 4 विकेट पर 174 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने अंत में पारी संभाली और विजयी चौका लगाया। भारतीय फील्डिंग इस मैच में कमजोर रही है, जिससे पाकिस्तान को 4 आसान कैच मिले। जसप्रीत बुमराह भी महंगे साबित हुए। भारत की ओर से शिवम दुबे ने 2 जबकि कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या ने 1-1 विकेट लिया। आज से नई जीएसटी 2.0 लागू हो गई है, जिससे कुछ सामान सस्ते और कुछ महंगे हुए। साबुन, शैम्पू, बेबी डायपर, मंजन, रेजर और आफ्टर शेव लोशन जैसे रोजमर्रा की जरूरत की चीजें अब सस्ती हो गई हैं, जिससे आम लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, सोडा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैफीन युक्त पेय, लग्जरी कारें, बड़ी बाइक, 350 सीसी की प्राइवेट एयरक्राफ्ट, स्पोर्ट, महंगी घड़ियां, आर्टिक ज्वेलरी और कोक जैसी चीजों पर 40% टैक्स लगने से कीमतें बढ़ गई हैं। पहले दिन गुड्स पर 28% जीएसटी था, जो अब 40% हो गया है। नई स्लैब प्रणाली में केवल 3 टैक्स रेट रह गए हैं, 5%, 18% और 40%। इससे आम जरूरत के सामान पर टैक्स कम और महंगी वस्तुओं पर ज्यादा होगा। कंपनियों की नई रेट लिस्ट जारी कर दी है, जिससे ग्राहकों को पुराने और नए रेट का अंतर आसानी से समझ आ सकेगा। भारत में डीपीडीपी कानून यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार इन कानूनों के तहत ऑनलाइन मनी गेमिंग गतिविधियां, भुगतान, प्रमोशन और विज्ञापनों पर रोक रहेगी। इससे ड्रीम 11, एनपीएल, गेम्सक्राफ्ट, गेम्स 24/7 और बाजी जैसी कंपनियों ने अपने रियल मनी ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया। ऑनलाइन गेमिंग कानून से उद्योग में कुछ बदलाव होंगे, जैसे यूजर बैलेंस की वापसी सुनिश्चित करना। हालांकि सरकार का कहना है कि इससे केवल कुछ हजार कर्मचारियों पर असर पड़ेगा, न कि लाखों नौकरियों पर, जैसे उद्योग ने अनुमान लगाया था। डीपीडीपी कानून की शुरुआत 2018 में हुई थी और 3 अगस्त 2023 को इसे संसद में पेश किया गया। अब नियम 28 सितंबर तक अधिसूचित किए जाएंगे। ये कानून कंपनियों और आम लोगों के डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा और इसके तहत विस्तृत FAQs और गाइडलाइन जारी की जाएंगी, ताकि सभी इसे आसानी से समझकर पालन कर सकें। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बीती रात पाकिस्तान की सेना ने JF-17 थंडर फाइटर जेट से कम 8 LS-6 बम बरसाए, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। ये हमला मात्रेदारा गांव में हुआ, जो तिराहा घाटी और अफगानिस्तान बॉर्डर के पास स्थित है। घटना को उस ऑपरेशन का हिस्सा बताया जा रहा है जिसके तहत पाक सेना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ठिकानों पर कार्रवाई का दावा करती रही है, लेकिन इस बार निर्दोष नागरिकों को ही निशाना बनाया गया। स्थानीय विधायक इकबाल अफरीदी ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म बताया।
उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि मासूम बच्चों और महिलाओं की शहादत दिल दहला देने वाली है। विशेषज्ञ और स्थानीय लोग इस पाकिस्तान की दोहरी नीति का सबूत मान रहे हैं, जहां आतंकी संगठनों को संरक्षण मिलता है जबकि अपने ही नागरिकों पर हिंसा की जाती है। इस घटना ने पाकिस्तान सेना और सरकार की अंतर्राष्ट्रीय घरेलू नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी की रस्में चंडीगढ़ में शुरू हो गई हैं। वे पंजाब की अमरीन कौर से विवाह कर रहे हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर है। अमरीन चंडीगढ़ निवासी ज्योतिंदर सिंह सेखो और उपिंदर कौर की बेटी है। विक्रमादित्य पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और सांसद प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। उनकी पहली शादी 2019 में सुदर्शना चुंडावत से हुई थी, लेकिन हाल ही में दोनों का तलाक हो गया। अमरीन और विक्रमादित्य की दोस्ती करीब 8-9 साल पुरानी बताई जाती है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन शिमला लौटेंगे, जहां हॉली लॉज से वधु प्रवेश होगा। मुख्य रिसेप्शन 24 सितंबर को शिमला के एक निजी होटल में होगा, जिसमें कई दिग्गज नेता और विशिष्ट व्यक्ति शामिल होंगे। भारत के अरुणाचल प्रदेश में सोमवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह 3:17 पर आया और इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र अपर सियांग में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। इसके अलावा गुजरात के कच्छ जिले में भी रविवार को 2 छोटे भूकंप आए। पहले सुबह 6:41 पर 2.6 तीव्रता का और फिर दोपहर 12:41 पर 3.1 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। कच्छ जिला भूकंपीय रूप से अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र में आता है। 2001 में कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप में करीब 13,800 लोगों की मौत हुई थी और 1.68 लाख लोग घायल हो गए थे। अब समय है भारत के गौरवशाली अतीत की आज की कहानी का। सिपाही विद्रोह, जिसे 1857 का भारतीय विद्रोह या पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बड़ा लेकिन असफल अपराइजिंग था, जो 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ और 1 नवंबर 1858 को समाप्त हुआ। ये विद्रोह भारतीय सैनिकों द्वारा नई राइफल कार्ट्रिज के विरोध में हुआ था, जिन्हें गाय और सुअर की चर्बी से ग्रीस किया गया था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। विद्रोह तब और बढ़ गया जब मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और ये जल्दी ही दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और बरेली तक फैल गया। प्रमुख नेता इसमें बेगम हजरत महल, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे शामिल थे। हालांकि ये विद्रोह ब्रिटिशों द्वारा दबा दिया गया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप 1858 को भारतीय शासन अधिनियम बना, जिसने सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। सिपाही विद्रोह शब्द ब्रिटिशों द्वारा दिया गया था, जिसे बाद में इसकी राष्ट्रीय महत्वता को दर्शाने के लिए 1857 का भारतीय विद्रोह कहा जाने लगा। ऐसी ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट।